अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक्निकल गाइडेंस के साथ मैं हूं महमूद अजीम। ये फ्रोनस PV 2200 और PV 3200 की सेटिंग की वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं इस इन्वर्टर में, जहां चंद एक फॉल्ट्स पाए जाते हैं, इसी तरह इसमें बेशुमार खूबियाँ भी पाई जाती हैं। यानी कि अब तक मिलने वाले मार्केट में जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनमें कोई भी इन्वर्टर ऐसा नहीं है जिसका MPPT रेंज, स्टार्टिंग रेंज जो है बहुत कम है, यानी कि 2 पैनल्स के ऊपर ये स्टार्ट हो जाता है। इसमें बिल्ट इन एंटी डस्ट किट है और प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। और इसके अलावा वाईफाई इन्होंने क्लेम किया हुआ है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है ऑप्शनल वाईफाई, यानी वाईफाई इसके साथ हम कार्ड लगा कर वाईफाई चला सकते हैं, वरना इसमें वाईफाई नहीं चल सकता। और 80 एम्पेयर का इसका MPPT चार्जिंग है, और जो है इसमें लिथियम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, और प्योर MPPT, ट्रू MPPT है, और बगैर बैटरी के ये बिल्कुल नहीं चलता। इसके अलावा ये ग्रिड शेयरिंग यानी कि MKS ग्रिड शेयरिंग ऑप्शन भी है इसमें। नंबर 1 पे आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पे USB, फिर SUB, उसके बाद SBU, फिर चौथा इसमें ऑप्शन वो भी अवेलेबल है, यानी कि MKS यानी कि ग्रिड शेयरिंग। ग्रिड शेयरिंग का ऑप्शन पाकिस्तान में मिलने वाले चंद एक बड़े इन्वर्टर्स में ही पाया जाता है, और ये ऑप्शन सबसे पहले शायद इन्वर्क्स ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था। MKS में होता है ये कि अगर सोलर पावर कम होती है तो फिर वो शेयरिंग करता है। अगर आपने अपने सोलर इन्वर्टर को एज अ UPS यूज़ करना है तो फिर USB रखें। अगर आप इसके साथ सोलर पैनल यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आपने USB यूज़ करना है। इसके बाद अगर आप इसको सोलर इन्वर्टर के तौर पर यूज़ करते हैं तो फिर अगले तीनों ऑप्शन आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप SUB ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर सारा दिन सोलर चलेगा और शाम को लोड ऑटोमेटिकली जो है यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यूटिलिटी यानी वापडा के ऊपर, और बैटरी सिर्फ बैकअप के तौर पर यूज़ होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है SBU यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल ये मोड है। इसमें सबसे पहले सोलर चलेगा और शाम को बैटरी के ऊपर सारा लोड शिफ्ट हो जाएगा जब सोलर बंद होता है, तो फिर ये बैटरी एक ख़ास लेवल तक डिस्चार्ज करेगा जो आपने इसके अंदर प्रोग्रामिंग रखी होगी, उस तक इसको यूज़ करेगा। उसके बाद बैटरी को हाफ या जितना भी आप छोड़ना चाहें छोड़ देगा। उसके बाद ये यूटिलिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यूटिलिटी पे चलता रहेगा। और इसके अंदर एक सेटिंग है 13 नंबर की, उस सेटिंग तक जब बैटरी चार्ज हो जाएगी उसके बाद ये फिर दोबारा से बैटरी के ऊपर सारा लोड शिफ्ट कर देगा और वापडा को फिर से छोड़ देगा। तो ये हो गया तीसरा मोड SBU। ज़्यादातर लोग SBU मोड रखते हैं चूँकि इसमें काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। दिन को जो बैटरियाँ हम सोलर से चार्ज करवाते हैं, शाम को हम उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इसी तरह से चौथा ऑप्शन जो है MKS प्रायोरिटी का ऑप्शन जो है, इसमें ये होता है कि दिन के टाइम अगर सोलर चल रहा है तो सोलर से जो पावर कम है, अगर बादल आ जाते हैं, मौसम ख़राब हो जाता है, तो सोलर की जो पावर कम है, यानी कि अगर आपका लोड ज़्यादा है तो वो लोड जो है वो शेयरिंग कर लेगा इससे, वापडा से। वो थोड़ा सा वापडा को यूज़ कर लेगा और थोड़ा सा सोलर को यूज़ कर लेगा। इस तरह से ये ग्रिड के साथ शेयरिंग करता है इस मोड के ऊपर। और शाम को क्या होता है, शाम को ये ऑटोमेटिकली सारा लोड जो है वापडा के ऊपर डाल देता है और बैटरी को सिर्फ बैकअप के तौर पे यूज़ करता है। इसके बाद नंबर 2 की सेटिंग है, ये है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। दोस्तों ये टोटल चार्जिंग करंट है, यानी कि इसी सेटिंग में आपका वापडा का चार्जिंग करंट भी है और सोलर का भी है। अगर आपने 100 एम्पेयर आवर की बैटरी लगाई हुई है तो आपने इस सेटिंग को 20 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप 200 एम्पेयर या इससे बड़ा बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको 30 पे सेट कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन जो है, इस सेटिंग जो है AC इनपुट वोल्टेज रेंज, ये APL और UPS 2 टाइप के मोड्स हैं। यानी कि APL पे रखेंगे तो इसमें जो पावर शिफ्टिंग का गैप है वो 20 मिली सेकंड का होगा, और UPS पे ये गैप बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा जो इंसानी आंख नहीं देख सकती, यानी कि 10 मिली सेकंड का गैप आएगा। और ये वोल्टेज रेंज है बेसिकली। APL में हमारी वोल्टेज रेंज वाइड रेंज होती है 90 से 280 वोल्ट AC, और UPS पे हमारी जो है वापडा इनपुट रेंज 170 से 280 वोल्ट तक, यानी इस इन बिटवीन दिस रेंज अगर वापडा अवेलेबल होगी तो ये उसको ऑन करवाएगा, अदरवाइज ये ऑन नहीं करवाएगा। 5वें नंबर की जो सेटिंग है वो बैटरी टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहीं पे आकर बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने फेक वीडियोस बनाई हुई हैं, एक दूसरे की देखा देखी वो गलत जो है इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। बैटरीज यूज़ कर रहे हैं तो AGM रखें, FLD है उसके लिए, लेड एसिड बैटरी के लिए, और ये है वो है। इसमें यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूँ
कि पाकिस्तान में कुछ इन्वर्टर्स जो हैं उनमें AGM के लिए डिफरेंट सेटिंग है और FLD पे सेटिंग वोल्टेज चेंज हो जाती है। यानी कि कुछ छोटे जो इन्वर्टर्स थे उनमें और सेटिंग होती थी पहले जो पुराने इन्वर्टर्स होते थे, और जो बड़े इन्वर्टर्स थे उसमें इसकी डिफरेंट वैल्यू होती थी। तो इसके लिए आपको हमेशा कस्टम यूज़र डिफ़ाइन यानी USE को सिलेक्ट करना चाहिए और अपनी बैटरी टाइप के मुताबिक ख़ुद से आपने डिफ़ाइन कर देने हैं वोल्टेज, जो 26 नंबर, 27 नंबर और 29 नंबर के ऊपर हमने सेट करने हैं। इसमें ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए इस गलती से बचने के लिए आप जस्ट USE सिलेक्ट करें और आपने अपना डाटा जो है बैटरी का वो फीड कर देना है अपनी मर्ज़ी से, यानी कि जो भी बैटरी टाइप है उसके मुताबिक। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या हमने फीड करना है। इसके बाद 6 नंबर सेटिंग है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स, और 7 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर्स। ये 6 नंबर और 7 नंबर को हर सूरत में आपने डिसेबल रखना है, यानी LFD जो वैल्यू है वो रखनी है। इन दोनों वैल्यूज़ को अक्सर लोगों ने इनेबल रखा होता है, जिसकी वजह से इन्वर्टर जो है फ्लक्चुएशन मोड पे चला जाता है। यानी कि जब भी आपका इन्वर्टर ट्रिप होता है ओवरलोड की वजह से या ओवर टेम्परेचर की वजह से, वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने की ट्राइयाँ करता रहता है और 3-4 या कुछ ज़्यादा ट्राइयाँ करने के बाद वो इन्वर्टर उड़ जाता है। तो ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसको हमेशा डिसेबल रखें। इसके बाद 9 नंबर पे है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी भी 50 साइकिल रखनी है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अगर चेंज करेंगे इन्वर्टर भी ख़राब हो जाएगा और आपकी अप्लायंसेस भी सड़ जाएंगी। इसके बाद 10 नंबर पे है आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पे आपने इन्वर्टर के 230 वोल्टेज फीड कर देने हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है। इसको 220 या 240 नहीं रखेंगे, 240 रखेंगे तो इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है, 220 रखेंगे तो आपकी जो रनिंग अप्लायंसेस हैं वो थोड़ा स्लो हो जाती हैं, यानी अगर फ़ैन चल रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए इसको 230 वोल्टेज के ऊपर आपने सेट कर देना है। नेक्स्ट है जी 11 नंबर मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी कि ये वापडा का चार्जिंग करंट है। वापडा से आप कितने एम्पेयर पे बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं। यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि बैटरी को एम्पेयर, चार्जिंग एम्पेयर जितने ज़्यादा रखेंगे उतनी तेज़ी से बैटरी फुल होगी, लेकिन बैटरी को ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करवाएंगे तो बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है, उसमें बैटरी हीटअप होना स्टार्ट हो जाती है, बैटरी का जो है लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट वो बाहर आना शुरू हो जाता है, वेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। आपने कम से कम चार्जिंग करंट के ऊपर बैटरी चार्ज करवानी है। कम करंट के ऊपर कोई नुकसान नहीं है बैटरी चार्ज करवाने का। आप कोशिश करें 2 एम्पेयर या 10 एम्पेयर रखें, चाहे बैटरी छोटी है या बड़ी है। लेकिन अगर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, गर्मियाँ हैं, तो फिर इसको 20 एम्पेयर सेट कर लें, और वो भी 200 एम्पेयर आवर की बैटरी के लिए। अगर आप 100 एम्पेयर आवर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं 100 के लिए, तो आप इसको 2 एम्पेयर या 10 एम्पेयर पे रखें। अगर 200 एम्पेयर आ रहा है या इससे भी बड़ी है तो फिर भी आप 2 एम्पेयर या 10 एम्पेयर रख सकते हैं। ये आपकी अपनी डिमांड है, जितनी आपका लोड है, जितनी लोड शेडिंग है, उस हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 12 नंबर की सेटिंग है स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी, यानी इन्वर्टर बैटरी को कितना डिस्चार्ज करे उसके बाद बैटरी को छोड़ दे, बैटरी मोड से शिफ्ट होकर यूटिलिटी मोड यानी वापडा के ऊपर सारा कुछ चला दे। तो ये आपने यहाँ पे सेटिंग करनी है। आपके पास अगर PV 2200 मॉडल है तो फिर आपने 11.5 इसकी वैल्यू रखनी है। अगर आप PV 3200 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इस वैल्यू को 23.0 पे सेट कर देना है। 13 नंबर की सेटिंग है स्टॉप चार्जिंग द बैटरी, यानी कि बैटरी कहाँ तक चार्ज करवाए उसके बाद चार्जिंग स्टॉप कर दे, वापडा भी छोड़ दे और सारा लोड जो है बैटरी के ऊपर डाल दे। यानी ये 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग SBU मोड के ऊपर ही सिर्फ काम करती है। 13 नंबर को आपने FUL रखना है, चाहे कोई भी इन्वर्टर है आपका, इसको FUL यानी कि बैटरी जब तक फुल चार्ज ना हो उसके ऊपर लोड ना डाला जाए, और ये वापडा से ही आपका लोड भी चलाता रहे और वापडा से ही बैटरी को चार्ज भी करता रहे। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो फिर ये बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर आपने नंबर 1 के ऊपर SBU सेलेक्ट किया होगा तब। 16 नंबर पे है चार्जर सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि सबसे पहले चार्जिंग किससे करवानी है। CUE सेलेक्ट करेंगे तो यूटिलिटी फर्स्ट, यानी कि पहले यूटिलिटी से चार्ज करेगा। इसके बाद CSO यानी कि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सोलर के ऊपर चार्जिंग होगी, उसके बाद सोलर जब अवेलेबल नहीं होगा तब ये यूटिलिटी से चार्ज करवाएगा। इसके बाद है जी सेटिंग SNU सोलर एंड यूटिलिटी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है लेकिन इसको आपने नहीं रखना। बहुत सारे लोग इसको रखते हैं जिसकी वजह से बैटरियाँ भी ख़राब होती हैं और दिन के टाइम यूटिलिटी भी यूज़ होती रहती है। इसके बाद है OSO यानी कि ओनली सोलर, इसका मतलब है कि दिन को सोलर से चार्जिंग होगी लेकिन रात को चार्जिंग बिल्कुल नहीं होगी,
ना वापडा से ना सोलर से, किसी चीज़ से नहीं होगी। 18 नंबर पे है अलार्म कंट्रोल, यहाँ से बजर को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। 19 पे है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन पे तो फिर ESP सेलेक्ट करें। अगर चाहते हैं स्टे एट लेटेस्ट स्क्रीन, एक ही स्क्रीन के ऊपर रुका रहे, तो फिर FEP को सिलेक्ट कर लें। 20 नंबर पे है बैक लाइट कंट्रोल, यहाँ से लाइट को ऑन ऑफ करवा सकते हैं इन्वर्टर की। इसके बाद है 22 नंबर बीप वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड, यानी जब वापडा आती है या जाती है, हमारा प्राइमरी सोर्स जब इंटरप्टेड होता है तब ये एक लंबी सी बीप देता है, यहाँ से इसको ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। ओवरलोड बाईपास, यहाँ पे इसको डिसेबल अगर रखेंगे तो अगर बैटरी मोड के ऊपर चल रहा है इन्वर्टर और ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा लोड डाल देते हैं, तो ये शट डाउन हो जाएगा, लेकिन वापडा को ऑन नहीं करवाएगा। अगर यहाँ से इसको अनेबल कर देंगे तो फिर ये ओवरलोड होने की सूरत में वापडा के ऊपर लोड डाल देगा, सारा सिस्टम शट डाउन नहीं होगा। इसके बाद 25 नंबर पर रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, अगर चाहते हैं ये फॉल्ट जो इसके अंदर आने वाले फॉल्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता रहे तो इसको FEN पे सेलेक्ट कर लें। अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो FTS कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। 26 नंबर पे है बल्क चार्जिंग वोल्टेज CV, आप कितने चार्जिंग वोल्टेज सेट करवाना चाहते हैं इसके चार्जर के, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं 14.1 और 28.2 दूसरे 24 वोल्ट वाले मॉडल के लिए, यानी कि ये है सिंपल लेड एसिड बैटरी के लिए। अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये वैल्यूज़ जो हैं बढ़ानी पड़ेंगी, यानी कि यहाँ पे हम सिंगल बैटरी जो है PV 2200 उसके लिए हम यूज़ करेंगे। ट्यूबलर बैटरी के लिए PV 2200 में आपने रखना है 14.6 और ट्यूबलर बैटरी के लिए PV 3200 में आपने सेलेक्ट करना है 29.2 वोल्टेज। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये वोल्टेज सेट नहीं करेंगे तो फिर बैटरियाँ चार्ज नहीं होंगी। इसके बाद 27 नंबर पे है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, यहाँ से फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज आपने 13.5 सिंगल बैटरी के लिए और डबल बैटरी के लिए 27.0 सेट करने हैं। ये है कट ऑफ चार्जिंग वोल्टेज। इसके बाद 29 पे है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि कितनी बैटरी को डिस्चार्ज करे, कहाँ तक उसको यूज़ करे उसके बाद छोड़ दे। सिंगल बैटरी में है 10 वोल्ट और डबल बैटरी में आपने रखने हैं 20.0। 30 नंबर पे है बैटरी इक्वलाइजेशन, अगर आपकी बैटरीज नई हैं और बिल्कुल ठीक है, बैकअप आपको अच्छा दे रही हैं, तो आप इक्वलाइजेशन को ऑफ ही रहने दें, इसको डिसेबल रखें जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आपकी बैटरीज थोड़ी पुरानी हो गई हैं, बैकअप इशू आ रहा है, तो फिर बैटरी इक्वलाइजेशन को ऑन करवा लें। EEN पे रखेंगे तो बैटरी इक्वलाइजेशन जो है अनेबल हो जाएगी, अगर EDS पे रखेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगी। इसके बाद अगली सेटिंग जो है वो भी सारी बैटरी इक्वलाइजेशन की ही है। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि फ्रोनस के जितने भी पुराने मॉडल्स थे, जितने भी अच्छे अच्छे बड़े और छोटे सारे, उनमें बैटरी इक्वलाइजेशन काम नहीं करती थी, और सिवाय चंद एक मॉडल्स के इस इन्वर्टर के अंदर बैटरी इक्वलाइजेशन अनेबल होती है। पहले वाले में अनेबल नहीं होती थी, ट्यूबलर बैटरी के ऊपर, सिंपल बैटरीज के ऊपर अनेबल हो जाती थी। इसके बाद 31 के ऊपर बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज, ये आपने इक्वलाइजेशन वोल्टेज कितने रखने हैं, आपने जो बैटरी लगाई है उसके जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज रखे हुए हैं उसका 0.2 ज़्यादा रखना है यहाँ पे, यानी कि अगर आपने 14.6 रखे हुए हैं तो फिर आपने यहाँ पे 14.8 रखने हैं। 26 नंबर पे 14.6 हैं तो यहाँ पे 31 नंबर के ऊपर आपने 14.8 रखने हैं सिंगल बैटरी वाले में, और डबल बैटरी वाले में वहाँ पे आपने 29.2 रखे हुए हैं, यहाँ पे आपने 29.6 यानी 0.2 वोल्ट फॉर सिंगल बैटरी इंक्रीज़ करने हैं। और बैटरी इक्वलाइज टाइम आउट और इक्वलाइजेशन इंटरवल, ये तीनों डिफ़ॉल्ट रहने दें। इसके बाद 36 नंबर पे है, इसको अनेबल कर दें। अगर इक्वलाइजेशन आपने ऑन करवानी है तो इसको भी अनेबल कर दें। AEN सेलेक्ट करेंगे तो ये अनेबल हो जाएगी और फौरी तौर पे इन्वर्टर जो है चार्जिंग मोड पे शिफ्ट हो जाएगा और E9 डिस्प्ले पे लिखा हुआ आएगा। कुछ लोग समझते हैं ये कोई फॉल्ट है, ये फॉल्ट नहीं है, ये इक्वलाइजेशन जब अनेबल करवाते हैं तो ये डिस्प्ले के ऊपर आ जाता है। और मैंने इस इन्वर्टर में आने वाले कुछ फॉल्ट कोड्स दिए हुए हैं और इनकी ट्रबल शूटिंग भी वीडियो के एंड में दी हुई है। यहाँ पे इसके बात करें कि एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है जो कि आपके अप्लायंसेस को ख़राब नहीं करता, और बिल्कुल जैसे वापडा की बिजली आपको मिलती है सेम टू सेम वैसे ही प्योर साइन वेव में बिजली मिलती है। और लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो है वो 94% तक इसकी पीक है। और इसमें यूटिलिटी चार्जिंग मोड की बात करें तो इसमें 60 एम्पेयर का 3 स्टेप चार्जर दिया हुआ है जो कि किसी भी अच्छे इन्वर्टर्स में दिया जाता है। यहाँ पे आपको बताऊँ कि वेरॉन 1.2 और 2.5 में 10 और 20 एम्पेयर का यूटिलिटी चार्जर अवेलेबल है, जबकि इस इन्वर्टर में 60 एम्पेयर का चार्जर दिया गया है। और इसमें भी 3 स्टेप चार्जिंग
है, यानी कि यहाँ पे ये चार्जिंग कर्व देख लें इसकी, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है और रेड कलर की जो लाइन है ये करंट को। यानी स्टार्ट में इसमें 3 स्टेजेस हैं, इसमें बल्क चार्जिंग स्टेज है पहली, और दूसरी एब्जॉर्प्शन स्टेज, तीसरी है फ्लोट चार्जिंग। और यहाँ पे स्टार्ट में देख लें कि जो वोल्टेज हैं वो बिल्कुल स्लो थे, स्लो वोल्टेज पे इसने चार्जिंग स्टार्ट करवाई। तेज़ वोल्टेज से जब बैटरी बिल्कुल खाली होती है, अगर तेज़ वोल्टेज से स्टार्ट करवाएं तो बैटरी ख़राब हो जाती है, और फिर आगे जाके वोल्टेज जो हैं काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो गए, और फ्लोट स्टेज पे जाके थर्ड जो स्टेज है वोल्टेज थोड़े से डिक्रीज़ हुए और एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो गए। इसके बाद करंट की बात करें तो करंट स्टार्ट में जो था वो तेज़ करंट था पहली स्टेज में बल्क चार्जिंग में, और सेकंड स्टेज जो आई अब्जॉर्प्शन स्टेज उसमें करंट डिक्रीज़ होता होता बिल्कुल बहुत कम हो गया करंट, और तीसरी स्टेज में ये बिल्कुल ज़ीरो के करीब पहुंचता नील हो गया। दोस्तों इसके बाद ये ट्रबल शूटिंग है, इस इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट्स आते हैं तो आप खुद से ट्रेस आउट कर सकते हैं। और दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।